बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं नया यूनिट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, स्टोइकियोमेट्री भी पढ़ लिया। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस पूरे यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं पहले ही बता दे रहा हूं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास जिसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले भी मैं बोल चुका हूं कि केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों को हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा फिजिक्स वाला कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि वेट अलग है और मास अलग है। केमिस्ट्री में अगर बोले एटॉमिक मास एटॉमिक वेट सेम चीज है, इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास बोले वो भी सेम चीज है। तो आ जाते हैं कि इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बच्चों सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। पहले तो जानेंगे कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीख लेंगे कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो एलिमेंट हो, आयंस हो, सॉल्ट्स हो, एसिड हो, बेस हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स हो। ठीक है, जैसे ही हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लेंगे उसके बाद सीखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। और फिर सीखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिससे कितने सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टोइकियोमेट्री वाले वो बहुत ही आसानी से हम लोग बना लेते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग यही सब सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले टर्म से या पहले टॉपिक से जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट या इसी को इक्विवेलेंट मास भी लिखा जाता है। बच्चों याद करो, जब हम लोग एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने रेफरेंस में किसे लिया था? उस समय बच्चों हम लोगों ने रेफरेंस में लिया था C12 आइसोटोप को। और वहां पे क्या लेते थे? डिनोमिनेटर में याद करोगे डिवाइड करते थे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप से। तो बच्चों वहां पे हम लोग C12 को रेफरेंस लेकर के चल रहे थे। यहाँ पे बच्चों हम लोग इन चार चीजों को रेफरेंस में लेके चलते हैं। एक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिल्वर। तो कहा जाता है बच्चों कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो वेट या वो मास है जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन या 108 ग्राम सिल्वर के साथ कंबाइन करे या उसको डिस्प्लेस करे। क्लियर है? मतलब कोई भी सब्सटेंस का वो मास जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस या कंबाइन करेगा उसके साथ, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन या डिस्प्लेस करेगा, या फिर 108 ग्राम सिल्वर के साथ कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करके कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाला करेंगे। जैसे बच्चों सबसे पहले हाइड्रोजन को लेकर कहीं चले, अगर एग्जांपल लें H2O, मतलब दिख रहा होगा ना कि इस रेफरेंस में सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया है, तब ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिल्वर ये सब ऐड हुआ ना। तो अगर हम एकदम बेसिक से शुरू करें एग्जांपल, 2-3-4 एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं जिसमें ये डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि उसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे एन फैक्टर वाला। H2O की बात करें, H2O बच्चों 18 ग्राम है, इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो दिख रहा है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। मतलब अगर 2 ग्राम H है तो 16 ग्राम O है। तो हम लोग को क्या पता है, किसी चीज का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो ये देखना पड़ता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना कंबाइन कर रहा है। तो 2 के साथ 16 है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना हो जाएगा? 16/2, 8 ग्राम ऑक्सीजन ना। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 लिया जाता है। ठीक है, समझ आ गया ये। इसी तरह HCl की बात करते हैं। HCl में तो दिख ही रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 35.5 ग्राम क्लोरीन है। तो सीधा बाय डेफिनेशन कह सकते हैं कि 35.5 ग्राम क्लोरीन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो क्लोरीन के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना ले लेंगे? 35.5। अब अगर NH3 की बात करें, यहां पे दिख रहा होगा बच्चों
कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो सवाल पूछा जाएगा कि बताइए नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा NH3 में। देखो बच्चों, ये चारों जो रेफरेंस है ये तो हमेशा फिक्स है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5 और सिल्वर का 108। अब बच्चों बाकी सारे जो चीज है उनका इक्विवेलेंट वेट वैरी करता रहता है, अलग अलग कंपाउंड्स में या अलग अलग कंडीशंस में उनका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है एंटिटीज का। जैसे NH3 की बात करते हैं, इसमें अगर पूछा जाता व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, इस वाले में पार्टिकुलरली, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें लिखते ना, दिख रहा है ना H के साथ है 3 ग्राम, H के साथ 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 1 ग्राम H के साथ कितना हो जाएगा 14/3। Al2O3 की बात करते हैं, Al2O3 में दिख रहा है ना 3 ऑक्सीजन एटम है, मतलब 3 × 16 48 ग्राम ऑक्सीजन है, और अल्युमिनियम कितना है 2 × 27 54 ग्राम, तो बोलेंगे 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 54 ग्राम अल्युमिनियम, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 8 ग्राम, तो 48 पे 54 है तो 8 पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे 54/48 × 8, ये कितना आ जाएगा बच्चों 54/6, क्योंकि 8 × 6 होता है 48, 54/6 को और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे 27/3 जो कि 9 ग्राम है। अब सोच रहे होंगे ना कि सर क्यों नहीं डायरेक्टली सीधे यहीं पे आप 9 ग्राम लिख दिए, इतना क्यों लिख रहे हैं, ये सब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर के बाद एक पॉइंट बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये सब। अगर बात करते हैं बच्चों, पूछा जाए कि Fe का निकालिए इक्विवेलेंट वेट FeO में और Fe2O3 में, तो दोनों दिख रहा होगा अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 56 ग्राम Fe है, तो 8 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ किए तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा 56/2, ये है। Fe2O3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना 48 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि 3 × 16 लिखेंगे, और अगर आयरन की बात करें तो 2 × 56, क्योंकि 2 आयरन एटम है, एक आयरन एटम का 56 ग्राम होता है ना वेट, अगर एक का हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो 56 ग्राम होता है, तो 2 × 56 112 ग्राम, तो बोलेंगे 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 112 ग्राम Fe है, तो 8 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा 112/48 × 8, तो जाएगा 112/6 मतलब 56/3। तो दिख रहा है ना सब जगह अलग अलग आ रहा है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे आयरन क्या है +2 है और ये ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे आयरन +3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, तो देखो तो आयरन का एटॉमिक मास लेके चलते हैं 56, तो यहाँ पे चूंकि आयरन +2 था इसीलिए /2 हो गया, यहाँ पे +3 था इसलिए /3 हो गया, यहाँ पे अल्युमिनियम क्या है +3 है, तो इसलिए दिख रहा है ना अल्युमिनियम का मास कितना होता है, अगर ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो 27 है, तो 27 क्या आ गया 3। इसी तरह नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं बच्चों, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसका एटॉमिक वेट है 14 और डिवाइड कर दिए 3 से, यहाँ पे वैलेंसी से कर दिए, यहाँ पे दिख रहा है कि अल्युमिनियम पे कितना चार्ज आ रहा था 3, इसलिए 3 से कर दिए, यहाँ पे भी 2 से कर दिए, यहाँ पे 3 से कर दिए। अगर सीधे ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों 2 होता है, और उसका एटॉमिक वेट 16, तो 16/2 किया तभी ना 8 आया होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमेशा हमारे पास इतना फ्री का समय नहीं है कि इस डेफिनेशन से हम लोग चेक करें कि कितना मास 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर के साथ कंबाइन कर रहा है, वैसे करके निकालना काफी लंबा और हेक्टिक काम होगा। हम लोग सीधा एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देख रहे हैं कि एटॉमिक वेट हो, चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो, चाहे आयनिक वेट हो, इन सब को किसी एक टर्म से डिवाइड कर दे रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट आ जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे अल्युमिनियम के लिए निकालना था तो 27/3 कर दिए, 27 अल्युमिनियम का एटॉमिक वेट है और 3 उसका यहाँ पे चार्ज दिख रहा था, या बोल सकते हैं वैलेंसी था। उसी तरह आयरन के लिए भी 56/2, क्योंकि यहाँ पे आयरन 2 वाला है, वैलेंसी +2 है और यहाँ पे +3 है, इसलिए 56/3। तो इन शॉर्ट सीधा बोलेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालना हो या इक्विवेलेंट मास, तो क्या करते हैं, बोल सकते हैं कंबाइन कर दे सबको एक ही साथ फॉर्मूला कि या तो एटॉमिक वेट या तो मॉलिक्यूलर वेट या तो आयनिक वेट, उसको डिवाइड करते हैं एक टर्म से जिसको बोलते हैं एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर बच्चों अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग टर्म होता है। जैसे एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो एन फैक्टर उसके लिए उसका वैलेंसी है, ठीक है। अगर आयंस के लिए बात करेंगे तो आयंस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो हो गया एन फैक्टर। अगर एसिड्स के लिए बात करें तो बोलते हैं कि कितना आयनाइजेबल H+ दे रहा है उसका एक मॉलिक्यूल,
इसी तरह से हम लोग बारी बारी से अभी सीखते जाएंगे, n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और सबका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे। तो इन शॉर्ट याद रखना कि अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, और अगर आयन है तो उसके आयनिक वेट को लिखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं n फैक्टर से। मतलब कि अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, एलिमेंट के लिए निकालना इक्विवेलेंट वेट, फिर आयंस के लिए, फिर एसिड, बेस, सॉल्ट, सब के लिए पढ़ेंगे हम लोग। बारी बारी से सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले n फैक्टर निकालेंगे एलिमेंट्स के लिए। फॉर एलिमेंट्स के लिए बच्चों n फैक्टर वैलेंसी के बराबर होता है। वैलेंसी जानते हैं सभी लोग, ये बेसिक 9th-10th में भी बच्चों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर की जगह क्या बोलेंगे, वैलेंसी। तो कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी है। अब एलिमेंट्स के लिए क्या क्या होता है वैलेंसी, तो बच्चों बेसिक आइडिया होगा 9th-10th में पीरियोडिक टेबल का। ग्रुप 1A से लेके 7A तक लिखा है मैंने। ग्रुप 1A का वैलेंसी 1 होता है, 2A का 2, 3A का 3 और 4A का 4। 5A की जब बात करते हैं तो 8 में से घटा देते हैं 5, तो 3 आ गया। यहाँ पे 8 में से 6 घटाते हैं तो 2, और यहाँ पे 8 में से 7 घटाते हैं तो 1। तो ये सब है। उसी के बगल में एग्जांपल लिखा है मैंने, जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम ग्रुप 1A को बिलोंग करता है तो इसलिए लिखा है 23/1। कैल्शियम ग्रुप 2A को बिलोंग करता है तो 40/2। अल्युमिनियम ग्रुप 3A को बिलोंग करता है इसलिए वैलेंसी 3, 27/3। कार्बन ग्रुप 4 को बिलोंग करता है तो 12/4। नाइट्रोजन ग्रुप 5 को बिलोंग करता है तो 5 के लिए वैलेंसी क्या है, ग्रुप 5A के लिए वैलेंसी 8 - 5 3, इसलिए 14/3। ऑक्सीजन ग्रुप 6A को बिलोंग करता है इसीलिए लिख दिया है 16/2 8। और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है इसीलिए 35.5/1। क्लियर है। अब आ जाते हैं आयंस या रेडिकल्स पे। बच्चों आयंस पे हमेशा या तो जानते हैं कटायन होता है या तो अनायन होता है। तो कटायन अनायन दोनों पे हमेशा क्या होता है, कुछ चार्ज होता है। कटायन पे प्लस में और अनायन में माइनस में। तो चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसे ही n फैक्टर कहते हैं। जैसे मान लो किसी पे चार्ज है -2 तो उसका n फैक्टर ले लेंगे 2। अगर किसी पे चार्ज है -4 तो n फैक्टर हो गया 4। किसी पे चार्ज है +3 तो n फैक्टर हो गया 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देते हैं तो बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट किसी भी आयन या रेडिकल का होता है आयनिक वेट बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं Na+। लिखने का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+। तो अगर Na+ पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है तो मैग्नीट्यूड उसका कितना है 1, तो 23/1। बच्चों याद रखना है एटम का और आयन का, मतलब अगर एटम से ही उसका आयन बना है तो उस मास में कोई फर्क नहीं होता है। Na का मास सेम रहेगा, Ca+2 का मास सेम होगा, O और O-2 का मास सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, उसके ऐड करने या रिमूव करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो Na+ = 23/1, ECA+2 = 40/2, EO-2 ऑक्साइड कहते हैं तो 16/2, ESO4-2 सल्फेट का निकालेंगे आयनिक वेट, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 तो 32 + 64 96 चार्ज है इस पे -2 तो n फैक्टर हो जाएगा इसका 2। नाइट्रेट की बात करते हैं NO3- तो 62/1। ये पेरोक्साइड है, ये सब बता चुके हैं एटॉमिक वेट जब मोल कांसेप्ट पढ़ा रहे थे तभी। O2-2 इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। तो O2 का मास हो जाएगा 32 और -2 है इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए। सुपर ऑक्साइड O2- है इसलिए मास में 32 और डिवाइड कर दिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सॉल्ट्स के लिए। बच्चों तो कोई भी जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है ना, उसमें जितना कटायनिक चार्ज होता है उतना ही अनायनिक चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर NaCl बोलते हैं तो Na+ और Cl- से बना है, तो 1 यूनिट कटायनिक चार्ज है तो 1 यूनिट अनायनिक चार्ज भी है। तो याद रखना है किसी भी सॉल्ट में चाहे पॉजिटिव चार्ज देखें चाहे निगेटिव चार्ज, दोनों हमेशा सेम होगा। तो या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज जितना है उसे ही कहते हैं n फैक्टर सॉल्ट्स के लिए।
सॉल्ट में हमेशा चेक कर लेना है कि कितना कटायनिक चार्ज है, कितना अनायनिक है, दोनों हमेशा सेम आएगा, उसी को n फैक्टर कहेंगे। एग्जांपल जैसे लिया है मैंने ENaCl। बच्चों NaCl कैसे बना हुआ है? कोई भी बच्चों फॉर्मूला लिखा रहेगा उसको तोड़ने आता है ना, क्योंकि जानते हो ना कि तुम लोग 9th 10th सॉरी हमको लगता है 8th से ही बच्चे लोग सीख लेते हैं ये फॉर्मूला बनाना कि ये +1 है तो ये यहाँ पे आता है, इस तरह से लिखते हैं, और ये -1 यहाँ आता है, तभी ना फॉर्मूला NaCl बना होगा। तो Na+ और Cl-, Na+ कितना कटायनिक चार्ज हुआ 1 यूनिट, और Cl- कितना अनायनिक चार्ज 1 यूनिट, दोनों सेम है, इसीलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो मास है NaCl का उसको m से लिख दिए हैं डिवाइडेड बाय 1। अगर K2SO4 पे आते हैं तो बच्चों K2SO4 ये 2 यहाँ पे इसका चार्ज बन के -2 हुआ होगा और K पे +1 होगा। अब खुद देखो तो K2SO4 में कितना K+ होगा 2, और कितना SO4 है, कितना SO4 -2 1। तो हम लोग अलग अलग से इसको तोड़ के लिख लिए हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है बच्चों तो खुद से कॉमन सेंस लगा के चेक करना है। ये -2 यहाँ भेज देंगे तो सल्फेट SO4 -2 और एक K+ और SO4 -2 से ये बना है। अब चेक करो तो यहाँ पे कितना K दिख रहा है 2, इसीलिए 2 K+ लिखे हैं। तो देखो तो एक K+ पे 1 यूनिट चार्ज है, तो 2 K+ पे कितना हो जाएगा 2 यूनिट चार्ज। अब 2 यूनिट अगर कटायनिक है तो अनायनिक भी कितना होगा 2 यूनिट, तो इसीलिए इसका n फैक्टर कितना हो गया 2, तो लिख दिए हैं m/2। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? अगला एग्जांपल फिर से देखते हैं AlCl3। AlCl3 जैसे ही देखेंगे तो 3 को ले आएंगे यहाँ, तो Al+3 बना और क्या बना Cl-। लेकिन अब देखो तो यहाँ पे कितना Al है, एक ही Al है तो इसलिए 1Al+3, और कितना Cl है 3 है, Cl के सामने 3 लगा हुआ है इसलिए 3Cl-। तो कितना कटायनिक चार्ज 3 यूनिट, अनायनिक चार्ज भी कितना 3 यूनिट, इसीलिए n फैक्टर 3 हो गया था m/3। Na2SO4 यहाँ भी वही बोलेंगे, यहाँ पे चला जाएगा 2- बन के, तो SO4 -2 और Na+ है 2 दिख रहा है यहाँ पे इसलिए 2Na+, तो 2 यूनिट है कटायनिक अनायनिक चार्ज, इसीलिए इसका n फैक्टर 2। अब इसका बच्चों वेट निकाल लेना 142/271 आ गया। अब सोचो ये किसी में नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि एक चीज बताना है। Na2SO4 है तो यहाँ पे हमने निकाल लिया ऐसे। अगर यही चीज रहता है इसके लिए Na2SO4.10H2O, तो बच्चों इसका n फैक्टर 2 आया था, इसका भी n फैक्टर 2 आएगा। ये H2O वाले पार्ट का n फैक्टर में कोई रोल नहीं है जब सॉल्ट का लेते हैं हम लोग तो, लेकिन जब यहाँ पे लिख रहे हैं ना m/2 तो m में केवल Na2SO4 का मास लिया, लेकिन जब यहाँ पे m लिखेंगे तो ये पूरे का मास लेंगे, मतलब वाटर को भी मास में ऐड कर देंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर कोई सॉल्ट हो इस सब तरह का फॉर्मूला हो Na2SO4.10H2O या कुछ लगा रहे 6H2O 5H2O, तो उस H2O का कोई रोल नहीं है n फैक्टर निकालने में, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तब जो ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो उसमें वाटर के मास को भी कंसीडर करेंगे। n फैक्टर में वाटर को नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं ऊपर में उसमें वाटर को भी लेंगे। तो यहाँ पे Na2SO4 का 142 था, लेकिन यहाँ पे जब पूरा मास लेंगे तो Na2SO4 का 142 और प्लस ये 18 × 10 180 भी जोड़ देंगे तो क्या आ गया 322/2 161। इसलिए ये दोनों का मास लिख के दिखाएं, क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। अगला एग्जांपल Al2SO4 का हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो इसको लिखते हैं बच्चों Al+3 आया होगा, ये कैसे फॉर्मूला बना होगा +3 यहाँ होगा तभी नहीं ये 3 यहाँ गया, और यहाँ -2 है तभी ये ऐसे बना है। अब देखो तो Al के आगे 2 लगा हुआ है इसलिए 2Al+3, और SO4 के साथ 3 लगा हुआ है इसलिए 3SO4 -2। तो एक अल्युमिनियम पे 3 यूनिट तो 2 पे कितना 6 यूनिट, एक SO4 पे -2 मतलब 2 यूनिट तो 3 पे कितना 6 यूनिट, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 6। क्लियर है? अब आ जाते हैं बच्चों डबल सॉल्ट्स पे। अगर कभी भी डबल सॉल्ट दिया रहे तो उसमें बारी बारी से जितना भी उसका आयनिक सॉल्ट्स है, मतलब जिन भी सॉल्ट से बना है उन सब का n फैक्टर निकाल लेंगे और सबको जोड़ के टोटल निकालेंगे। क्योंकि क्या है n फैक्टर यहाँ पे टोटल कटायनिक और अनायनिक चार्ज। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने पोटेशियम का, फॉर्मूला रहता है K2SO4.Al2SO4 तो इस H2O का कोई रोल नहीं है n फैक्टर में, लेकिन जब हम लोग मास लिखेंगे तो पूरे का मास लिखेंगे। तो देखो बच्चों ये वाला किससे बना है 2K+ से और एक SO4 -2 से। ये वाला किससे बना है 2Al+3 से
और 3 SO4 से। तो देखो तो K2SO4 में 2 यूनिट है कटायनिक अनायनिक और इसमें 6 यूनिट है। तो टोटल कटायनिक कितना हो जाएगा 2 + 6 8 और अनायनिक भी टोटल कितना होगा 2 + 6 8। तो इस तरह से इस पोटेशियम एटम में कटायनिक चार्ज होंगे 8 यूनिट और अनायनिक भी 8 यूनिट। तो n फैक्टर इसका 8 हुआ, इसीलिए m/8। अगला एग्जांपल तुम लोग के लिए इसमें बताना है, इसको कार्नालाइट बोलते हैं, इसका नाम है कार्नालाइट। KCl.NgCl2.6H2। तो KCl में K+ Cl-, यहाँ पे Mg+2 और 2 Cl-। तो 1 + 2 3 यूनिट कटायनिक चार्ज और 1 + 2 3 यूनिट अनायनिक चार्ज। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? इस तरह से हम लोग ये सॉल्ट का, एलिमेंट्स का और आयन रेडिकल्स का सबका सीख लिए। अब छोटा सा एक और है, उसको भी सीख लेते हैं, तब एसिड्स और बेसिस को सीखते रहेंगे, उनका n फैक्टर निकालना सीखेंगे। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कभी भी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स दिया रहे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है, बताना है उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइट तो आयनिक होता है ना, जानते होंगे ना कि ये या तो मोल्टेन स्टेट में या तो सॉल्यूशन में आयंस में टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आयंस होता है, तो ये इसमें कटायन भी होता है और अनायन भी होता है। तो बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट, ई लिख दिया, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट है। यहाँ पे कटायन का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं और प्लस उसी में कर देते हैं अनायन का भी। बड़ा सिंपल सा है। इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसमें आइडेंटिफाई कर लो कौन सा कटायन है कौन सा अनायन, उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट NaCl, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कटायन कौन सा था, Na+ है और अनायन कौन सा है Cl-। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग गिनती भी लिखते थे, जैसे 2K+ 1 SO4 - 2 लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बस केवल कटायन और अनायन लेना है तो K+ लिखेंगे और SO4 - 2 लिखेंगे। तो बड़ा आसान है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 23/8 + 35.5/1। इसके बाद का नेक्स्ट एग्जांपल मान लो लिखना है वही Na2SO4। तो जब सॉल्ट की तरह बनाते थे तो 2Na+ 1 SO4 - 2, तो n फैक्टर कितना आ गया था इसका 2, तो 71 आया था ना। सेम टू सेम अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे कटायन कौन सा है, Na+ दिख रहा है सबको, और यहाँ पे अनायन कौन सा है Na+, यहाँ पे अनायन है SO4 - 2। तो कटायन है Na+ और अनायन है SO4 - 2। Na+ का कैसे निकालते हैं 23/8 और SO4 - 2 का भी यहीं पे लिखा हुआ देखो 96/2। देखो तो कितना आएगा 23 + 48 कितना आ गया 71। सेम आ रहा है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अगर लिखना रहता AlCl3, यहाँ कटायन कौन सा है Al+3 और अनायन कौन है Cl-। गलती से भी 3 नहीं करना। जब इसको सॉल्ट की तरह निकालेंगे तब हम लोग टोटल कटायनिक अनायनिक चार्ज के लिए करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, कटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस अनायन का। तो बड़ा आसान है ना, ये अल्युमिनियम का 27/3 और इसका 35.5/1। तो इस तरह से बनाते हैं। अभी तक हमने सीखा एलिमेंट्स, आयंस, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम लोग एसिड्स और बेसिस सीखेंगे और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है जिसमें और मतलब कि और अच्छा हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है n फैक्टर निकालना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। तो ये समझता हूँ मुझे कि तुम सभी लोगों को याद हो गया होगा। इन सब का एग्जांपल्स लिख के कॉपी में प्रैक्टिस करना ताकि वो हमेशा याद रहे। क्लियर है? सॉल्ट में जब हम लोग लिखते हैं तो टोटल कटायनिक अनायनिक चार्ज लेते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो केवल कटायन पहचानना है, अनायन पहचानना है और दोनों को जोड़ देना है। क्लियर है बच्चों?